कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। अब इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो रहेगा वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। अब ये वाइसरॉयज ऑफ इंडिया कैसे शुरुआत होती है वाइसरॉयज ऑफ इंडिया की यहाँ पे, वो हम देख लेंगे। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। देखो हुआ क्या हुआ, ये कि जैसे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज रियलाइज करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज रियलाइज करती है, वो ये कि मिसमैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, ये देखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा रिवोल्ट ऑफ 1857 किन की वजह से हुआ, ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। क्यों हुआ था? क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा जाता है सिपोई म्यूटिनी, कहा जाता है सिपोई म्यूटिनी। यानी ये जंग, ये रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया था? उन सोल्जर्स ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे ना, इंडियन सोल्जर्स, उन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। और किसके खिलाफ किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया था। अब जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है, तो यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज रियलाइज करती है कि जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था ये किसकी वजह से हुआ था? मिसमैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हुआ था। और अब यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फैसला लेती है। क्या लेती है? वो अपॉइंट करती है एक रिप्रेजेंटेटिव को, और साथ ही साथ वो एक एक्ट लाती है। एक्ट क्या है? एक्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। अब कल क्वेश्चन में आ सकता है कि किस एक्ट को कहा जाता है गुड गवर्नेंस एक्ट। तो वो कौन सा है आपका? वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 लाया जाता है ना, क्यों लाया जाता है? इसीलिए लाया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बेटा वापस आ जा, तुमसे नहीं हो पाएगा, आराम से लूटो इंडिया को। ठीक है ना। अब आप आराम से नहीं लूट पाए, अब हम लूटेंगे। कैसे हम लूटेंगे? एक एक्ट लाके। एक्ट कौन सा है आपका? एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गॉट माय पॉइंट। अब देखो यहां पे होता क्या, यहां पे होता है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म किया जाता है। यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी ना इंडिया पे, अब जब ये एक्ट लाया जाता है, कौन सा एक्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको कहा जाता है गुड गवर्नेंस एक्ट। अब ये एक्ट जब लाया जाता है तो ब्रिटिश रूल जो यहां पे बरतानिया जो यहां पे रूल कर रहे थे ना, किसके जरिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। उस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जाता है? उसको एंड किया जाता है। यानी एंड ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर कौन रूल करेगा इंडिया पे? फिर रूल करेगा इंडिया पे डायरेक्ट कौन? ब्रिटिश जो है वो डायरेक्ट रूल करेंगे इंडिया पे, यानी डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। गॉट माय पॉइंट। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट किया जाता है। अभी अब जब ये एक्ट लाया जाता है ना, तो यहां पे दो ऑफिस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। कितने ऑफिस? दो ऑफिस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। एक तो आपका बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ होती है शुरुआत किसकी? न्यू यहां पे एंट्री होती है वाइसरॉय ऑफ इंडिया की। यानी यहां पे अब आ जाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये एक कम्युनिकेशन रहेगी। कम्युनिकेशन किसके बीच में रहेगी? जो इंडिया पे रूल करेगा। इंडिया पे अब यहां पे रूल हम ये नहीं कह सकते कि रूल करेगा, बल्कि जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा इंडिया में? वाइसरॉय। ठीक है। वहां पे अब वाइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक चैनल रहेगी। वही कौन सी चैनल है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। यानी यहां पे ऊपर आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होगा वो किसको डायरेक्ट करेगा? वो डायरेक्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको डायरेक्ट करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेगा आपके वाइसरॉय को। गॉट माय पॉइंट। यानी इंडिया में आपका वाइसरॉय रहेगा और वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है ही है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसको डायरेक्ट करेगी? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बोलेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। तो इस हिसाब से निजाम जो है वो आप चलेगा। यानी क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खत्म की गई है ना। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में यह आता है कि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बन गए? आपके लॉर्ड स्टैनली। और वाइसरॉय कौन से बन गए? आपके लॉर्ड कैनिंग। अब वाइसरॉयज के बारे में हमें जानना है कि पहले वाइसरॉय कौन थे, लास्ट पे कौन थे, हर एक के बारे में जानना। लेकिन यहां से आपने एक चीज जानी, मैं इसको नटशल में बोलता हूं, क्या कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज रियलाइज की। उन्होंने देखा कि मिसमैनेजमेंट हुई किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। इसीलिए शुरुआत हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये कि अब हम क्या करेंगे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रूल ही खत्म कर देंगे। बेटा आपसे नहीं हो पाया, आपको लूटना था, लेकिन आपने ऐसे लूटा कि आपको आराम से लूटना था। आप लूट नहीं पाए, अब हम खुद लूटेंगे। यानी आप ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे खुद रूल करेगी। तो इसी सिलसिले में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है, और साथ ही साथ किसकी रूल की शुरुआत होती है? यानी ब्रिटिश इंडिया डायरेक्ट रूल करेगा इंडिया पे। और दो ऑफिस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। एक तो होता है आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और दूसरा होता है आपका वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब एक एक करके जानेंगे हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में।
हम देखेंगे अब वाइसरॉयज ऑफ इंडिया के हम बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो बन जाते हैं वो आपके लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है 1858 में, ठीक है, तो 1858 से आपकी वाइसरॉयज ऑफ इंडिया जो है वो शुरुआत होती है। तो सबसे पहले वाइसरॉय कौन बन जाते हैं? आपके लॉर्ड कैनिंग। और ये साथ ही साथ और एक बात ये है कि लॉर्ड कैनिंग जो थे ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइसरॉय बन जाते हैं, यानी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया है आपके लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो होता है इसका दौर एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहां से स्टार्ट होता है? 1858 से इसका पीरियड स्टार्ट होता है और 1858 से इसका पीरियड स्टार्ट होता है कहां तक? 1862 तक। तो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया आपके बन जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग लाते हैं इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861। देखो होता क्या है, अगर हम देखेंगे 1861 में क्या किया जाता है, इंडियन पुलिस एक्ट लाया जाता है। यूं कहे अब जब ये एक्ट 1861 लाया जाता है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861, तो उसे क्या किया जाता है? रिऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना पुलिस फोर्स की वो की जाती है। और साथ ही साथ ताकि एक एफिशिएंट सिस्टम बनिए जिससे क्या हो जाए, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्राइम, ठीक है ना। हाँ, तो उसके लिए आपका लाया जाता है इंडियन पुलिस एक्ट। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं याद रखना है, सिंपली फर्स्ट वाइसरॉय जो है आपके लॉर्ड कैनिंग है। ये क्या करते हैं? आपके इंडियन पुलिस एक्ट 1861 लाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आईपीसी जो होता है उसकी शुरुआत होती है यहाँ से, यानी यहाँ से इंप्लीमेंट होता है इसी दौर से। जब वाइसरॉय ऑफ इंडिया आते हैं ना, कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो इसी के दौर में क्या होता है? इंडियन पैनल कोड जो होता है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। आज तो आपका इंडियन पैनल कोड नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है, कल क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन पैनल कोड किसने इंप्लीमेंट किया था? किसने किया था? आपके लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और साथ ही साथ विड्रॉल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विड्रॉल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है मैं समझाता हूं। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप लोगों को पता होगा, वो लाया था डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता था ना, अगर इसका वारिसदार मेल नहीं होता था, हाँ ठीक है ना, फिर वो जो टेरिटरी होती थी उस पर ब्रिटिश जो है वो रूल करता था। जैसे आपका उसमें सतारा था, उसमें आपका झांसी था, उसमें आपका उदयपुर था, बहुत सारे स्टेट्स थे इंडिया के जो ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में लिए। क्यों लिए थे? कि उन्होंने डलहौजी ने एक पॉलिसी लाई थी, कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई भी इंडियन रूलर मर जाता था, फिर उसका जब मर जाता था इंडियन रूलर, फिर उसका कोई बेटा नहीं होता था, वो कोई अडॉप्टेड सन लेता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं मानती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी, उन्होंने रूल आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि अगर इंडियन रूलर मर जाएगा विदाउट अ मेल लीगल हेयर, तो उसकी जो टेरिटरी है उस पर एनेक्स कौन करेगा? वो एनेक्स करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करेगी। वही था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से देखा गया कि ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था, क्योंकि रूलर्स ने, अगर हम देखेंगे ईस्ट इंडिया, ये जो देखेंगे ना रिवोल्ट ऑफ 1857, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 सबसे बड़ी जो इसमें देखा गया कि किसने शुरुआत की थी, वो शुरुआत की थी इंडियन रूलर्स ने। तो इसीलिए इसको विड्रॉ किया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, ठीक है। अब विड्रॉ कौन करता है? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन लाता कौन है? आपका डलहौजी, गवर्नर जनरल डलहौजी, ठीक है। अब यहां से और एक होता है कि एस्टैब्लिशमेंट। अब यहां पे यूनिवर्सिटीज जो है उनकी वो एस्टैब्लिश की जाती है, स्पेशली 3 यूनिवर्सिटीज, बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास। अब ये 3 प्रेसिडेंसीज थी ना, बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास। इन प्रेसिडेंसीज में क्या किया जाता है? यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया जाता है। और साथ ही साथ आपका इनकम टैक्स, यानी पहली बार इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1860 में। अगर आप अभी इंडिया इनकम टैक्स देखो ना, इंडिया का इनकम टैक्स वो है 1961 में। इंडिया का इनकम टैक्स जो भी है ना वो है 1961, लेकिन हमें 1961 वाला नहीं है, बल्कि पहली बार जब इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कैनिंग ने। असल में क्या हुआ था, लॉर्ड कैनिंग वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल। आप लोगों को पता है पहला बजट किसने लाया? पहला बजट लाया जेम्स विल्सन ने, है ना। जेम्स विल्सन ने पहला बजट लाया। तो जेम्स विल्सन फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ही क्या किया था? इनकम टैक्स को लागू किया था। क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, इकोनॉमिक अगर हम देखेंगे नुकसान हुआ था किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो उन्होंने क्या किया? इनकम टैक्स जो है इंडिया पे लागू कर दिया। कब से? 1860 से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट्स यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश किए, या यूं कहे वो सेटअप किए। कहाँ पे? कोलकाता, बम्बई एंड मद्रास, जहां पे आपकी 3 प्रेसिडेंसीज है ना। एक तो यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई और साथ ही साथ हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश की 3 प्रेसिडेंसीज में। और साथ ही साथ इंडिगो डिस्प्यूट। अब ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया था कि इंडिक्यू, अगर हम देखेंगे जेके एसएसबी का लास्ट पेपर वाला जो था, वो लास्ट पेपर किसी पेपर में आया था 100% कि इंडिगो डिस्प्यूट की शुरुआत कब होती है? इंडिगो डिस्प्यूट की शुरुआत होती है आपकी 1859 में। और कहां पे होती है? बंगाल में होती है। कहां पे होती है? बंगाल में होती है। देखो ये इंडिगो डिस्प्यूट क्यों होता है? क्योंकि बंगाल में जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स पे। क्योंकि ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे, ये प्लांटर्स जो थे, वो उनको फोर्स करते थे कि आप इंडिगो प्लांट, आप इंडिगो कल्टिवेट करो, आप इंडिगो जो है ग्रो करो। तो लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें थी, वो बहुत ज़्यादा हार्श थी।
ठीक है। तो उसकी वजह से जो बंगाल में जो फार्मर्स थे ना, जो इंडिगो जो है तो थे, ग्रो करते थे, उन्होंने रिवोल्ट किया किसके खिलाफ? ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ। तो ये भी कब हुआ था ये रिवोल्ट? 1859 में। कहां पे? बंगाल में हुआ था। तो यहां पे लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्योंकि मेरा तरीका है पढ़ाने का अलग, मैं पढ़ाता हूं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम क्रैक करो, तो मैं बता देता हूं। देखो लॉर्ड कैनिंग, सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसकी शुरुआत होती है 1858 से 1862 तक, ठीक है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया है, ठीक। और साथ ही साथ पहले इंडियन पुलिस एक्ट कौन लाता है? यही आपके वाइसरॉय। और इंडियन पैनल कोड जो होता है आईपीसी, वो किसके दौर में इंप्लीमेंट किया जाता है? लॉर्ड कैनिंग के दौर में। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कौन विड्रॉ करता है? आपके यही लॉर्ड कैनिंग। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट चाहे यूनिवर्सिटीज की बात करें या हाई कोर्ट्स की बात करें, जो 3 प्रेसिडेंसीज में, कहां पे? मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास, कौन करता है? यही लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कौन करता है? यही लॉर्ड कैनिंग। और इंडिक्यू जो होता है, इंडिक्यू डिस्प्यूट या इंडिक्यू रिवोल्ट की अगर हम बात करेंगे, वो कब स्टार्ट होता है? इसी के दौर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बनता है आपको लॉर्ड कैनिंग में, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। आगे जाएंगे, अब पे पढ़ेंगे लॉर्ड एल्गिन के बारे में। देखो लॉर्ड एल्गिन के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ये सेकंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन से है? लॉर्ड कैनिंग। कब? 1858 से लेके 1862। तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, ये लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट है, ठीक है ना। तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट जब आते हैं ना, ये आते 1862 से लेके 1863, यानी ओनली 1 साल ये बैठते, ओनली 1 साल ये बैठते एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में क्या जानना है? इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, बस 2 पॉइंट्स आपको जानने हैं। पहली बात ये कि इसने किया था सपस वहाबी मूवमेंट। किसको सपस किया था? वहाबी मूवमेंट। देखो वहाबी मूवमेंट बेसिकली क्या था? अगर आप देखोगे वहाबी मूवमेंट ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था 1820 में। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1820 में, ठीक है। और स्पेशली आपकी हुई थी जो बंगाल है ना, वहाँ एरियाज में आपकी वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और ये मुस्लिम जो थे ना, उन्होंने स्टार्ट किए थे। स्पेशली इसका एक अहम रोल था जब रिवोल्ट ऑफ 1857 था ना, वहाबी मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उसने उस वक्त जो मुस्लिम थे उन्होंने डिक्लेयर किया था जहाद अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो ये मूवमेंट किसने की थी स्टार्ट? वहाबी मूवमेंट, सैयद अहमद बरेली, ठीक है। तो सईद अहमद बरेलवी जो थे, उन्होंने वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। अब यहां से ये जो लॉर्ड एल्गिन होती है, इसको ये कहा जाता है कि माउंटेन पे चढ़ के इसको हार्ट अटैक आ गया और इसकी प्रीमैचुर डेथ होती है। फिर इसके दौर में कौन होता है? चार्ल्स नेपर। हाँ, जैसे सर चार्ल्स नेपर जो होते हैं ना, वो एक्ट करते हैं एज अ वाइसरॉय, ठीक है। और उसकी एक पॉलिसी होती है एनेक्सेशन ऑफ सिंध। तो इंपॉर्टेंट क्या रखना है यार? यही है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है? किसके बारे में? आपको लॉर्ड एल्गिन के बारे में। तो लॉर्ड एल्गिन के बारे में सिंपली आप 2 चीजें याद रखो। एक तो ये रखो कि डेट 1862 से लेके 1864, और दूसरी बात ये कि इसने क्या किया था? इसने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया था, ठीक है। और सिर्फ 1 साल ही रहे, उसके बाद कौन आ गए? आपके चार्ल्स नेपर जो थे, वो एक्ट कर रहे थे एज वाइसरॉय। लेकिन वहाबी मूवमेंट किसने सप्रेस की थी? वो की थी आपके लॉर्ड एल्गिन ने। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम जाएंगे आगे, तीसरे गवर्नर, तीसरे वाइसरॉय ऑफ इंडिया हम जान लेंगे। जानेंगे सर जॉन लॉरेंस के बारे में, जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे थे। पहले हमने लॉर्ड कैनिंग के बारे में जाना कि लॉर्ड कैनिंग का जो पीरियड था वो था 1858 से लेकर 1862। फिर आपके लॉर्ड एल्गिन आए थे। लॉर्ड एल्गिन किसके लिए फेमस थे? सप्रेशन ऑफ वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट को उसने सप्रेस किया था 1862 से लेकर 1863, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी प्रीमैचुर डेथ होती है। और फिर आते हैं आपके सर जॉन लॉरेंस। अब सर जॉन लॉरेंस देखेंगे। अब सर जॉन लॉरेंस जो थे, ये थे 1864 से लेके 1869, 1864 से लेके 1869, इस पीरियड में थे आपके वाइसरॉय सर जॉन लॉरेंस। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि सर जॉन लॉरेंस में क्या इंपॉर्टेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टेलीग्राफ कम्युनिकेशन। यानी पहले क्या होता था? सोशल मीडिया का दौर नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए टेलीग्राफ लाइन्स बिछाए जाते थे। तो स्पेशली होता क्या है? होता यह है कि सर जॉन लॉरेंस, एक टेलीग्राफ कम्युनिकेशन को क्या किया जाता है? ओपन किया जाता है यूरोप के साथ। कौन करते हैं? आपके सर जॉन लॉरेंस। और साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देखो हुआ क्या? हुआ ये कि 1864, याद रख लेना 1864। अगर आपको पहले बताया जाएगा कि पहला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब एस्टैब्लिश किया गया, तो वो अगर हम देखेंगे ब्रिटिश जब बर्तानिया रूल कर रहा था, और स्पेशली किसके दौर में? सर जॉन लॉरेंस के दौर में। कब? 1864 में यहाँ पे इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वार विद भूटान। अब ये इंपॉर्टेंट है, वार विद भूटान क्यों? क्योंकि भूटान को यहाँ पे हार मिलती है। जो भूटान के रूलर होते हैं ना, उसको हार मिलती है इसी दौर में जब सर जॉन लॉरेंस यहाँ पे वाइसरॉय थे। और यहाँ पे शिमला को एज अ कमर्शियल कैपिटल डिक्लेयर करते हैं सर जॉन लॉरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आ सकता है वो है ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है सर जॉन लॉरेंस। इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। ये आता है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। देखो क्या हुआ ये कि जैसे पहले क्या हुआ था, अफगानिस्तान ने डिफीट दी ब्रिटिश को। अफगानिस्तान ने डिफीट दी ब्रिटिश को, जिसको फर्स्ट एंग्लो वार जो है कहा जाता है। हमने गवर्नर जनरल्स में ये पढ़ा था। अब क्या हुआ था फिर वहां पे अफगानिस्तान की अगर हम बात करेंगे, वहां पे जो रूलर थे उसको कहा जाता है दोस्त मोहम्मद। क्या कहा जाता था? दोस्त मोहम्मद। अब दोस्त मोहम्मद जो थे, इसकी
बीवियां थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके 27 बेटे थे और 25 बेटियां थी दोस्त मोहम्मद, ठीक है, ग्रेट, अच्छा है। हाँ, अब दोस्त मोहम्मद जब उसकी डेथ होती है ना, अब अफगानिस्तान के लिए, अब यहाँ पे ब्रिटिश के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि रूलर जो है उसकी डेथ हुई है। अब ये यहाँ पे क्या करते थे, ये यहाँ पे कर सकते थे कि उन पे हमला कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो सर्जन लॉरेंस है ना, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई। पॉलिसी क्या अपनाई, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, या यूं कहे मास्टरली इनएक्टिव। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव आता है क्वेश्चन में, हमेशा देखा गया कि कौन से ऐसी शख्सियत थी, कौन से ऐसे वाइस रॉय थे जो फेमस है फॉर पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। तो वो कौन है, वो है यहाँ पे लॉरेंस। लॉरेंस नहीं गया, उसने बोला नहीं, उसने क्या, उसने हमला नहीं किया किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। फिर क्या, उसने दोस्ताना जो रिलेशनशिप है ये अफगानिस्तान के साथ जो है कायम की। तो इसीलिए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अफगानिस्तान या पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, इसके लिए फेमस है कौन, सर्जन लॉरेंस, ठीक है। तो सर्जन लॉरेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली ये कि टेलीग्राफ कम्युनिकेशन किसने ओपन की थी। आपका इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो 1864 में इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश हुआ था ना, किसने किया था, वो भी सर्जन लॉरेंस। वार विद भूटान, भूटान को किसने हारा, इसी लॉरेंस ने। और शिमला को एज अ कमर्शियल कैपिटल किसने एस्टैब्लिश की, लॉरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अफगानिस्तान। अब ये पॉलिसी किसने अडॉप्ट की, सर्जन लॉरेंस। इसने किस पे हमला नहीं किया, अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया जब किसकी डेथ हुई थी, दोस्त मोहम्मद की डेथ हुई थी। आगे जाएंगे के लॉर्ड मायो के बारे में। देखो, लॉर्ड मायो की जब हम बात करते हैं ना, लॉर्ड मायो रहे थे एज अ वाइस रॉय किस पीरियड में, 1869 से लेकर 1872 में। और इंपॉर्टेंट क्या कंट्रीब्यूशन रही है लॉर्ड मायो की वो हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे इंडिया का फर्स्ट सेंसस जब कंडक्ट किया गया था, वो किया गया था 1872 में, यानी जहां पे ब्रिटिश जब रूल कर रहा था ना इंडिया पे, तो पहली बार सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था 1872 में। अब किसने किया, ये किया आपके लॉर्ड मायो ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरी बात ये कि ये ओनली वॉइस रॉय जिसका मर्डर हुआ था कहां पे, ऑफिस में, यानी ओनली वॉइस रॉय जिसका मर्डर हुआ था ऑफिस में, वो है आपके लॉर्ड मायो, ठीक है। अब तीसरी बात ये कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स जो है वो एस्टैब्लिश किया किसने, इसी लॉर्ड मायो ने। अगर हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट किसके दौर में एस्टैब्लिश किया गया, यानी इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहली बार जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था सर लॉरेंस के दौर में, ठीक है ना, सर्जन लॉरेंस के दौर में। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर और कॉमर्स की बात करेंगे फिर किसके दौर में, वो है आपका लॉर्ड मायो। वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की स्टैटिस्टिकल सर्वे जो है वो कराई गई किसके दौर में, लॉर्ड मायो के दौर में। और लॉर्ड मायो के दौर में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम देखेंगे ना कब से शुरुआत होती है, वो इसी के दौर से शुरुआत होती है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे। तो सिंपली क्वेश्चन क्या आ सकता है लॉर्ड मायो के बारे में, वो जान लेते हैं। देखो, हमने जाना लॉर्ड कैनिंग 1850 से लेकर 1862, उसके बाद हमने जाना लॉर्ड एल्गिन जिसने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया था 1862 से लेकर 1863, उसके बाद हमने जाना सर्जन लॉरेंस के बारे में जो है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव या पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन विद अफगानिस्तान, उसके लिए वो ज्यादा फेमस है, नो डाउट। वार विद भूटान या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसने एस्टैब्लिश किया, लेकिन मास्टरली इनएक्टिव के लिए वो फेमस थे, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लॉर्ड मायो की बात करेंगे ना, तो वो दो चीजों के लिए जो है माने जाते, एक तो सेंसस इसने किया, ठीक है, और साथ ही साथ इसका मर्डर हुआ था ऑफिस में, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर और कॉमर्स डिपार्टमेंट वो भी एस्टैब्लिश हुआ इसी के दौर में। और स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, वो एस्टैब्लिश की गई इसी के दौर में, किसके, लॉर्ड मायो के दौर में। आगे जाएंगे, अब हम यहां पे जानेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। देखो, लॉर्ड मायो के बाद आते हैं आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब ये जो ब्रुक साहब जब आते हैं, इसका जो पीरियड रहता है वो रहता है आपका 1872 से लेके 1876। अब इस के दौर में जो देखा गया कि कुका मूवमेंट या यूं कहे कुका रेबेलियन स्टार्ट होता है 1872 में, वो स्पेशली कहां पे होता है, पंजाब में होता है। और ये मूवमेंट कौन स्टार्ट करता है, ये मूवमेंट करते हैं आपके बलक सिंह। अब बलक सिंह क्यों कुका मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, देखो, अब ये मूवमेंट इसीलिए स्टार्ट की जाती है और ये अगेंस्ट मुस्लिम्स ये स्टार्ट करते हैं। इनका मानना था कि ये काव को मारते हैं, ठीक है ना, काव को मारते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, कुका मूवमेंट। अब यहां ब्रिटिश जो था वो भी सपोर्ट किन के था, वो भी चाहता था कि नहीं, काउस जो है वो अलो करता था, ठीक है ना, काउस को मारना यानी गाय को मारना, तो वो अलो करते थे, ठीक है ना। तो वही था आपका कुका मूवमेंट। अब यहां पे क्या होता है, कुका मूवमेंट को सप्रेस किया जाता है और 4 कुका लीडर्स को हैंग किया जाता है बाय द ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट 4 लीडर्स को क्या करती है, फांसी की सजा सुनाई देती है। तो यह है कुका मूवमेंट। अब कुका मूवमेंट से एक क्वेश्चन आ ही सकता है कि कुका मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, 1872 में, कहां पे स्टार्ट हुई, पंजाब में स्टार्ट हुई थी। किसने स्टार्ट की थी, बलक सिंह ने स्टार्ट की थी। क्यों स्टार्ट की थी, अगेंस्ट द मुस्लिम, जो क्या करते थे, दोज मुस्लिम्स हु किल्ड द काउ, ठीक है ना, फॉर मीट पर्पस के लिए, तो उनके खिलाफ जो है कुका मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। गॉट माय पॉइंट। अब इसको नामदारी मूवमेंट भी कहा जाता है, कुका मूवमेंट को क्या कहा जाता है, नामदारी बोलो या कुका मूवमेंट कहा जाता है।
अब और एक इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे एबॉलिशन ऑफ इनकम टैक्स, आप लोगों को पता होगा जब लॉर्ड कैनिंग यानी इनकम टैक्स पहली बार कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, मैंने आपको बताया था कि 1860 में, ठीक है ना। 1860 में जेम्स विल जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। रीजन था कि इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 की वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन हुई थी तो वो बदतर हुई थी, तो उन्होंने बोला कैसे हम इसको रिकवर करेंगे, उन्होंने इसीलिए जो है इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। अब नॉर्थ ब्रुक जो होते हैं वो इस इनकम टैक्स को क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट को एबॉलिश करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका और एक इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। अब इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है वो पास किया गया था किसके दौर में, नॉर्थ ब्रुक के दौर में। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। अब आगे जाते हैं, देखते हैं लॉर्ड लाइटन के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड लाइटन जिसका पीरियड स्टार्ट होता है 1876 से लेके 88 तक। अब जब लॉर्ड लाइटन आते हैं तो लॉर्ड लाइटन के दौर में हमने पहले देखा कि दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया, यानी दिल्ली में एक दरबार ऑर्गेनाइज किया गया किसके जश्न में, टू कमेमोरेट द क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब क्वीन विक्टोरिया जो होती है ना, ये इसको किस टाइटल से नवाजा जाता है, कैसर हिंद यानी एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आपने देखा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद यहां पे डायरेक्ट रूल स्टार्ट हुआ किसका, ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है ना। यानी यूं कहे कि बर्तानिया ने डायरेक्ट रूल किया इंडिया पे। अब जब क्वीन विक्टोरिया जो होती है वो उसको कमेमोरेट करने के लिए उसको डिक्लेयर किया जाता है एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया इस दरबार में। अब इस जश्न में एक दरबार ऑर्गेनाइज होता है दिल्ली में, उसी को कहा जाता है दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि एक दरबार है जो हेल्ड किया गया था कहां पे, दिल्ली में। किस खुशी में, इसमें प्रोक्लेम किया गया क्वीन विक्टोरिया को एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट ये है, क्या है, आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। अब आर्म्स एक्ट जो है वो लाया गया, लाता कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे क्या बोलता है कि आर्म्स एक्ट में एक कंडीशन रखी गई कि जो भी इंडियन चाहता है कि मैं आर्म्स रखूं, हथियार रखूं, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। और लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा, लाइसेंस आपकी प्रोवाइड करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द इंडियंस टू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर कीपिंग द वेपन्स, ठीक है ना। वेपन्स या आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस लानी पड़ेगी इंडियंस को, कहां से, एज पर आर्म्स एक्ट ऑफ 1870, कहां से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि 1878 में क्या होता है, एक फेमाइन आता है इंडिया में, ठीक है ना। अब फेमाइन आता है, फिर एक फेमाइन कमीशन बनाया जाता है, जिसके और फेमाइन कमीशन जो होते हैं ना, ये कौन बनाता है, ये बनाता है रिचर्ड स्टार्च। गॉट माय पॉइंट। अब ये क्वेश्चन कल आ सकता है कि पहली बार इंडिया में फेमाइन कमीशन कब बनाया गया, 1878 में बनाया गया, और किसने बनाया, ठीक है ना। इसके हेड कौन रहे, इसके चेयरपर्सन कौन रहे, वो आपके रहे रिचर्ड स्टार्च। गॉट माय पॉइंट। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मिनिमम एज सिविल सर्विसेज के लिए ना, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको कहा जाता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवेल को, ठीक है ना। अब यहां पे देखो मिनिमम एज सिविल सर्विसेज की ना वो रिड्यूस की जाती है फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लेते हैं। देखो लॉर्ड लाइटन के समय एक एक्ट बनाया गया, एक तो आर्म्स एक्ट आपको पता चला कि आर्म्स आप नहीं रख सकते हो विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और साथ ही साथ वर्निकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया। देखो वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ये एक्ट बनाया गया इसीलिए कि जो भी एडिटर होता है वर्निकुलर पेपर न्यूज़ पेपर्स मींस इंग्लिश के बगैर जो भी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे जो भी पब्लिश किया जाता था ना, फॉर एग्जांपल हिंदी में कुछ पब्लिश किया जाता था या बंगाली में कुछ पब्लिश किया जाता था न्यूज़पेपर्स में, तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट में कुछ कंडीशन रखी गई। पहली कंडीशन ये कि जो एडिटर होगा यानी जो न्यूज़ ये ना पब्लिश करे, जो एडिटर होगा, जो एडिटर को क्या करना पड़ेगा, जो वो कंटेंट लिखेगा, पहले कंटेंट जो होगा, पहले ये पुलिस जो होगी वो पहले मतलब ना ये कंटेंट देखेगी, पहले उसको न्यूज़पेपर किसके पास लेना पड़ेगा, पुलिस के पास। तो जब वो रिव्यू पहले वो देखेगी कि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मत लिखा, अगर इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा देन वो पब्लिश नहीं कर सकता। यानी वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि जो भी क्रिटिसिज्म यानी जो भी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उसको रोक देने के लिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है बनाया गया, ठीक है ना। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या है, गैगिंग एक्ट। इस एक्ट जब ये एक्ट एनेक्ट किया गया 1878 में, मकसद था टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है ना, यानी नॉन इंग्लिश प्रेस, या यूं कहे कोई भी इंडिया के ब्रिटिश के खिलाफ
नहीं लिख सकता था एज पर दिस वर्निकुलर प्रेस एक्ट। सिंपल, आप याद रखो यही कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो पहले रिव्यू करता था, वो पहले देखता था कि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मत लिखा कुछ, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा होगा देन वो पब्लिश किया जाता था इन न्यूज़ पेपर्स में, अगर लिखा होता कुछ देन वो पब्लिश नहीं किया जाता था किन में, न्यूज़ पेपर्स में। ये आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट था। अब यहाँ पे लॉर्ड लाइटन के बारे में क्या आ सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ सकता है। सबसे पहले ये कि दिल्ली दरबार इसके जो टेन्योर में है, इसके पीरियड में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ये सुपर इंपॉर्टेंट है कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसके दौर में लाया गया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मिनिमम एज जो सिविल सर्विस वो रिड्यूस की गई 21 ईयर टू 19 ईयर, ठीक है ना। आगे अब हम यहाँ पे जानेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। देखो सबसे पहले लॉर्ड रिपन के बारे में ये कि इसका जो पीरियड स्टार्ट होता है वो आपका 80 से लेके 80 ठीक है ना, 80 से लेके 84। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फादर ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, यानी पंचायत राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो कहा जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। अब ये कल क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है। इस पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है। अब क्यों कहा जाता है लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देखो ये जो हमारे रिपन साहब होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं किस पे, सेल्फ गवर्नमेंट पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको आज हम कहते हैं पंचायत राज भी कहते हैं ना, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जब ये रेजोल्यूशन पास करते हैं ना, तो ये रखते हैं म्युनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर अर्बन, ठीक है, म्युनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर अर्बन एंड पंचायत सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल यानी गांव के लिए पंचायत सेल्फ गवर्नमेंट और शहरों के लिए यानी अर्बन एरिया के लिए म्युनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ अ सिविल सर्विस इन इंडिया किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवेल को। फादर ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो आगे ये क्या करता है, आपने अभी देखा कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लाइटन ने लाया था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, उस हिसाब से वर्निकुलर प्रेस एक्ट के हिसाब से कि जो भी आप पब्लिश कर सकते थे ना इन वर्निकुलर लैंग्वेज में, उसके लिए पहले क्या करना होता है, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपको ये ना परमिशन लानी होती कि हम ये पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। वही था ना आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट। अब ये रिपील करते हैं इसको, जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं ना कौन, आपके लॉर्ड लाइटन, उसको रिपील कौन करता है, आपके लॉर्ड रिपन। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि फर्स्ट फैक्ट्री कब एस्टैब्लिश की गई। फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई इंडिया में 1881 में। 1881 में कौन करता है, यही लॉर्ड रिपन टू बैन द चाइल्ड लेबर। यानी चाइल्ड लेबर को बैन के लिए ये क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया अब यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने लगी, जो इंडिया के कस्टम्स है या इंडिया में जो प्रैक्टिस होते हैं ना उसमें इंटरफियर करने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्ट्री लाया जाता है ना, वहाँ पे जो चाइल्ड लेबर होते हैं ना उस पर बैन लगाई गई है, तो ये प्रोएक्टिव स्टेप, ठीक है ना। हाँ, तो कौन करता है, लॉर्ड रिपन जो है फर्स्ट फैक्ट्री जो यहाँ पे स्टार्ट होती है 1881 में। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, सॉरी हम फर्स्ट फैक्ट्री नहीं बल्कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो वो है वो लाया गया किसके जरिए, लॉर्ड रिपन के जरिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आपका लाया गया था एजुकेशन के लिए, यानी रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इससे पहले आपका वुड्स डिस्पैच लाया गया था, अब उसके बाद हंटर कमीशन जो है वो लाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, और एक चीज ये लाते हैं, वो होता है अल्बर्ट कंट्रोवर्सी बिल। देखो क्या होता है, एक बिल लाई जाती है अल्बर्ट बिल जिसको या कंट्रोवर्सी बिल कहा जाता है। अब इस बिल के हिसाब से अभी तक क्या होता था, यहां पे ये कंट्रोवर्सी क्यों थी, एम टू ऑथराइज इंडियन जजेस टू हियर केसेस इन्वॉल्विंग यूरोपियंस। यहां पे अब इंडियन जजेस को पहली बार एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो हियर करे उन केसेस को जहां पे कौन इन्वॉल्व हो, जहां पे यूरोपियंस इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है किसकी, लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन के बारे में सिंपली हमें याद रखना है कि फादर ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है वो उसने रिपील किया, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इसने लाया, हंटर कमीशन भी इसी के दौर में आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो ये अल्बर्ट बिल जो है 1883 में लाई गई, जिससे इंडियन जजेस हियर कर सकते हैं किनको, यूरोपियंस को। अगर वो किसी केस में इन्वॉल्व हो तो इंडियन जजेस अब हियर कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे जाते हैं, जानिए लॉर्ड डेफर्न के बारे में। अब लॉर्ड डेफर्न की अगर हम बात करेंगे ना, इसका जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है आपका 1884 से लेके 1888 तक। अब सबसे पहले लॉर्ड डेफर्न के पीरियड में क्या होता है, अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वजूद में आता है। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होता है ना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। कब होती है, एग्जैक्ट 1885 को। एक्चुअली एओ हुम जो होता है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाते हैं। और कब बना देते हैं, 1885 में, एग्जैक्ट 8 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको बनाया जाता है। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो होते हैं WC बनर्जी। हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे अलग
चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए ये कि लॉर्ड डफरिन के पीरियड में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो बनाया जाता है। हाँ, कंसेप्ट ऑफ अ वैल्यू थ्योरी। अब सेफ्टी वैल्यू थ्योरी जो है ना, इसी की बुनियाद पर जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आता है। अब ये सेफ्टी वैल्यू थ्योरी क्या होती है ये हम अलग से समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको सिंपली ये याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन के पीरियड में क्या क्या हुआ है, और साथ ही साथ एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, यानी बर्मा पे अब यहाँ पे किन का कंट्रोल होता है, बर्मा एनेक्स करते हैं, यानी बर्मा एक कंट्री है, ठीक है ना, जिसको म्यांमार कहा जाता है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है यहाँ पे, उसको एनेक्स करता है यहाँ पे ब्रिटिश करते हैं उस पर कब्जा, और उसको अपने कब्जे में लेते हैं किसके पीरियड में, लॉर्ड डफरिन के पीरियड में। आगे जाएंगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉर्ड लैंसडाउनी। अब ये लैंसडाउनी पढ़ो या लैंसडाउनी पढ़ो, प्रोनाउंस हम इसको लॉर्ड लैंसडाउनी। लॉर्ड लैंसडाउनी जो थे उसका पीरियड जो था वो 1888 से लेके 1894 में। अब इंपॉर्टेंट क्या है लॉर्ड लैंसडाउनी के बारे में वो हमें यहाँ पे जानना है। सबसे पहले ये कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया गया। अब जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया गया ना, इसमें पहली बार देखा कि जो भी इंडियंस जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियंस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हम लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर हम बात करेंगे, उसमें इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को, इंडियंस जो थे ना, यानी नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन वो इंक्रीज की गई। और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे इनको अलाउ किया गया कि आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इनको राइट वोट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आप डिस्कस कर सकते हो बजट, ठीक है ना। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब इंडियंस की जो तादाद थी यानी नॉन ऑफिशियल्स की, वो इंक्रीज की गई। किस में, इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। और साथ ही साथ इनको क्या किया गया कि आप डिस्कस कर सकते हो बजट, बट आपके पास राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। और सेकंड फैक्ट्री एक्ट लाया गया किसके दौर में, बिल्कुल आपके लॉर्ड लैंसडाउनी के दौर में। हाँ, दुरंत कमीशन जो है, जो अगर हम देखेंगे उससे क्या हुआ था, उससे एक लाइन जिसको कहा गया दुरंत लाइन, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अभी जो बाउंड्री है ना, वो है आपकी दुरंत लाइन। लेकिन उस वक्त इंडिया जो था ना, वो पार्ट जो था वो पाकिस्तान के अंडर था, यानी पाकिस्तान और किसके बीच में थी वो, मतलब इंडिया, पाकिस्तान तो खुद इंडिया के अंडर ही आता था, क्योंकि उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। अब जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली दुरंत कमीशन आपको याद रखना है कि दुरंत कमीशन इसी के दौर में हुआ। किसके दौर में, लैंसडाउनी के दौर में, जिससे क्या हुआ, डिमार्केशन हुई किसकी बाउंड्री, इंडिया और अफगानिस्तान की, ठीक है। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है लाया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्यों लाया गया, ये देखो, इसमें क्या किया गया, पहली बार रिस्ट्रिक्शंस लाई गई अर्ली मैरिज पे। कहा गया कि 12 ईयर्स, बिलो 12 ईयर्स एज जो शादी करेगा ना, उसको जेल में बंद किया जाएगा। ये किसने लाया, ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया कि बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स जो भी शादी करेगा, अगर देखा गया किसी ने शादी की 12 ईयर्स से नीचे, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, लॉर्ड किसके बारे में, लॉर्ड लैंसडाउनी के बारे में। एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं, सिंपली आपको इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 लाया गया, सेकंड फैक्ट्री एक्ट लाया गया, दुरंत कमीशन लाया गया, और साथ ही साथ एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो पास किया गया 1891 में। किसके दौर में, लॉर्ड लैंसडाउनी के दौर में। आगे लॉर्ड एल्गिन के बारे में, और यह है लॉर्ड एल्गिन सेकंड। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वहाबी मूवमेंट किसने सप्रेस की, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट ने कि लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट जो थे ना, वो आपके सेकंड वाइसरॉय थे, यानी अगर हम लॉर्ड कैनी के बाद देखेंगे, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट आए थे, उसने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया था, उसकी प्रीमैच्योर डेथ हुई थी, ठीक है ना, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन लॉर्ड एल्गिन सेकंड के बारे में आप सिंपली ये याद रखो कि बबोनिक प्लेग जो मुंबई में हुआ था, वो लॉर्ड एल्गिन सेकंड के में हुआ था। और साथ साथ ग्रेट फेमाइन जो हुआ था ना 1897 में, तो वो इसी के दौर में हुआ था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन, ये देखो पिक्चर्स में, लॉर्ड कर्जन का पीरियड अगर हम देखेंगे वो स्टार्ट हुआ था 1899 से लेके 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, सबसे पहले इसने बंगाल को डिवाइड किया। आपने बहुत बार पढ़ा होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 पढ़ा है ना। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बिल्कुल 1905 में हुआ था, और वो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। बेसिकली यहाँ पे समझना है कि बंगाल क्या था, ये है ना इंपॉर्टेंट। बंगाल को डिवाइड किया गया था दो में, किया गया था ना, ठीक है ना। देखो पहले बंगाल क्या था, बंगाल को डिवाइड किया गया था ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में। लेकिन बंगाल था क्या पहले, बंगाल पहले आपका था, इसमें आपका ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल भी आता था, इसमें आपका आसाम भी आता था, बिहार भी आता था, वेस्ट बंगाल भी आता था, और उड़ीसा भी आता था।
गॉट माई पॉइंट। इसमें क्या आता था आपका आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, और इसकी कैपिटल होती थी कलकत्ता। अब इसको डिवाइड किया गया फिर ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में। किसने डिवाइड किया? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है जो हुआ था 1905 में, ये किसने किया था? ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लॉर्ड कर्जन के बारे में है कि अभी आप जो कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट जो था ना 1904 में, वो लाया गया था इसी के दौर में, लॉर्ड कर्जन के दौर में। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया कि कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट कब लाया गया? 1904 में लाया गया। फॉरेस्ट एक्ट कब लाया गया? ऐसे क्वेश्चन आते, तो ऐसे ही आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, सीआईडी डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है कि सीआईडी डिपार्टमेंट जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी किसके दौर में? लॉर्ड कर्जन के ही दौर में। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूजा, पूजा कहाँ पे? ये बेसिकली बिहार में, वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वो एस्टैब्लिश किया गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एस्टैब्लिश किया गया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी आपकी मोनूमेंट्स होते हैं ना, हिस्टोरिकल मोमेंट्स, तो उनकी देखरेख कौन करता है? उनकी देखरेख करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार ये डिपार्टमेंट कब एस्टैब्लिश किया गया? लॉर्ड कर्जन के दौर में। तो लॉर्ड कर्जन के दौर में आपको याद क्या रखना है? एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज 1904 में, सीआईडी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? पुणे में, अभी दिल्ली में भी है आपका। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो भी एस्टैब्लिश। तो ये आ सकता है कि इसके लॉर्ड कर्जन के पीरियड में। आगे जा ये लॉर्ड मिंटो के बारे में। तो लॉर्ड मिंटो का पीरियड पहले देखते हैं कब से स्टार्ट हुआ। लॉर्ड मिंटो का पीरियड स्टार्ट होता है 1905 से 1910 तक। आपके वाइस रॉय थे लॉर्ड मिंटो, लेकिन लॉर्ड मिंटो सेकंड, क्योंकि मिंटो आपके पहले रहे हैं गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड मिंटो, एल्गिन फर्स्ट, एल्गिन सेकंड आपके वाइस रॉय रहे, लेकिन लॉर्ड मिंटो आपके गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड मिंटो सेकंड जो है वो आपके वाइस रॉय रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे लेक्चर्स अपलोड किए हुए, आप वो देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो लॉर्ड मिंटो के बारे में हम जानेंगे। लॉर्ड मिंटो वो भी सेकंड। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? लॉर्ड मिंटो है फॉर मॉर्निंग मिंटो रिफॉर्म्स के लिए, ये जो है फेमस है मॉर्निंग मिंटो रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि ये क्या करता है? ये एक पॉलिसी लाती है जिसको कहा जाता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब ये इंपॉर्टेंट, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन लाती है? आपके मिंटो लाते हैं। कौन से? लॉर्ड मिंटो सेकंड। ये इंट्रोड्यूस करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कौन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? आपके लॉर्ड मिंटो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे होती है जब यहाँ पे होती है मुस्लिम लीग की शुरुआत। मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग की शुरुआत होती है, यानी मुस्लिम लीग को फाउंड किया जाता है। मुस्लिम लीग था क्या? बेसिकली ये एक ग्रुप था मुस्लिम लीडर्स का जो जमा हुए थे ढाका में। तो उन्होंने बोला कि हमें मुस्लिम्स के लिए एक पॉलिटिकल एसोसिएशन होनी चाहिए, ताकि जो भी मुस्लिम्स के जो भी इंटरेस्ट्स हो, ठीक है ना, तो या कांग्रेस जो हो, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुस्लिम लीग जो है बनाई। अब मुस्लिम लीग किसने बनाई? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो सिंपली आपको याद, वो अलग से हम पढ़ेंगे तब मुस्लिम लीग, जब मैं आराम से मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग किसके दौर में जो है वजूद में आ गई? 1906 में। वो है आपकी लॉर्ड मिंटो सेकंड के दौर में। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको कांग्रेस का स्प्लिट भी होता है। देखो 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का स्प्लिट होता है। क्या होता है? स्प्लिट, यानी कांग्रेस जो होता है ना वो दो हिस्सों में बांट, एक तो मॉडरेट्स, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दो हिस्सों में आपका कांग्रेस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी स्प्लिट ऑफ कांग्रेस किसके दौर में हुआ? लॉर्ड मिंटो के दौर में। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हुई थी टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया ना 1905 में, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो उसके बाद लॉर्ड मिंटो के दौर में फिर स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। किसके अपोजिशन में? पार्टीशन ऑफ बंगाल के अपोजिशन में हुई थी। ठीक है, अब आगे जाएंगे। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेडिंग के बारे में। तो हमने अभी देखा लॉर्ड हेडिंग से पहले आप कौन वाइस रॉय कौन होते हैं? लॉर्ड हेडिंग से पहले हमने देखा यहाँ पे लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो जो होते हैं वो 1905 से लेकर 1910 तक। उसके बाद आते आपके लॉर्ड हेडिंग। लॉर्ड हेडिंग का जो पीरियड रहता है वो रहता है 1910 से लेकर 1916। 1910 से लेकर आपके 1916 जो होता है वो किसका होता है? लॉर्ड हेडिंग का होता है। अब लॉर्ड हेडिंग क्या करते हैं? सबसे पहले आपने देखा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? यानी बंगाल को किसने डिवाइड किया था ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में? वो आपके लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है ना, उसके बाद आपकी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट दिस डिसीजन। उसके बाद क्या होता है? एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। क्या होता है? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन ने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था ना, अब वो मनसूख, वो जो डिसीजन था वो उसको मनसूख करार दिया जाता है, या यूं कहे इसको डिक्लेयर किया जाता है एज अ नल एंड वाइड। नल एंड वाइड कौन करार देते हैं इसको? लॉर्ड हेडिंग। वही होता है एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी इस डिसीजन को क्या करार दिया जाता है? नल एंड वाइड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को
जो है इसकी कब एनलमेंट होती है, कब होती है, यानी इसको कब मनसूख करार दिया जाता है, इसको कब नल एंड वाइड करार दिया जाता है 1911 में। अब करता कौन है, आपके लॉर्ड हेडिंग। ठीक है, अब और एक इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों सुपर इंपॉर्टेंट है? अब लॉर्ड हेडिंग क्या करते हैं, पहले पहले कैपिटल होती थी ब्रिटिश इंडिया की कलकत्ता, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करते हैं आपकी लॉर्ड हेडिंग साहब। ठीक है, कब? 1912 में। ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही और एक चीज, यहां पे एंट्री होती है हीरो की। अब हीरो कौन है? हीरो है आपके फादर ऑफ अ नेशन महात्मा गांधी, आते हैं इंडिया में 1950 में आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ डिग्री। ठीक है, अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गदर पार्टी की शुरुआत होती है, और करते कौन है गदर पार्टी? अगर हम देखेंगे तो ये 1913 में इसकी शुरुआत होती है। लाला हरदयाल स्टार्ट करता है गदर पार्टी को। कहाँ पे? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अब जब गदर पार्टी की शुरुआत होती है ना यहाँ पे, वो किस लिए? अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दिल्ली कंस्पायरेसी केस। देखो हुआ क्या हुआ, ये कि 1912 की अगर हम बात करेंगे ना, कुछ यंगस्टर मेंबर्स जो इस एसोसिएशन से बिलोंग करते थे, वो बॉम्ब ना फेंक देते हैं। किस पे? लॉर्ड हेडिंग पे। लॉर्ड हेडिंग जो वाइसरॉय थे ना, उस पर क्या किया जाता है, मतलब बम फेंक दिया जाता है विद द इंटेंशन टू किल द लॉर्ड हेडिंग। अब इसके मास्टर माने जाते हैं राय बिहारी बोस, जो फिर कहाँ चले जाते हैं? जापान चले जाते हैं, हाइड आउट होते हैं, फिर जापान चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखनी है लॉर्ड हेडिंग के बारे में। एक तो एलिमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, साथ ही साथ इसने ट्रांसफर किया कैपिटल को फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, साथ ही साथ आपको ये कि गदर पार्टी इसके दौर में, और सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली कंस्पायरेसी केस 1912, जो किसके खिलाफ हुआ था? जो ये कंस्पायरेसी किसके खिलाफ हुई थी? लॉर्ड हेडिंग के खिलाफ हुई थी। आगे जाएंगे हम जानेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसका जो टेन्योर रहा था, वो रहा था 1960 से लेकर 1921 में। अब इसके टेन्योर में ब्लैक एक्ट आता है, एक ब्लैक एक्ट आता है, जिस एक्ट का नाम था राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट कहे या ब्लैक एक्ट कहे, ये बेसिकली वो एक्ट है जहां पे क्या होता था कि किसी भी लीडर को या किसी भी एक्टिविस्ट को जो अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा, तो उसको विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए सजा सुनाई जाती थी। यानी आपने बहुत बार सुना होगा, नो वकील नो दलील, ना कोई वकील ना कोई दलील, सीधे उठाते थे और जेल में रखते थे 2 साल के लिए। ये था रोलेट एक्ट, ये था ब्लैक एक्ट। ठीक है, अब ये रोलेट एक्ट या यूं कहे ब्लैक एक्ट, इसमें क्या करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर ऐसे लगता था कि कोई अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ अगेंस्ट बोलेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रोलेट एक्ट के हिसाब से क्या करते थे? उसको 2 साल की सजा जो है सुनाई देते थे, यानी जो जेल में ही भर देते थे 2 साल के लिए। इसी सिलसिले में क्या होता है, आपने जलियांवाला बाग मैसेकर की अगर हम देखेंगे कि शुरुआत कैसे होती है, 2 नेशनलिस्ट लीडर्स, एक तो होता है आपका डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को इसी रोलेट एक्ट के जरिए क्या किया जाता है? 2 साल के लिए जेल में ये ना बंद किया जाता है। तो उसी सिलसिले में फिर आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट फिर होता है। हाँ, तो रीज़न बेसिकली वही था, वहां से शुरुआत होती है जलियांवाला बाग मैसेकर की। ठीक है, तो आपने रोलेट एक्ट जाना कि रोलेट एक्ट क्या है? एक ब्लैक एक्ट है। इस एक्ट के हिसाब से किसी भी लीडर को या किसी भी नेशनल एक्टिविस्ट को या कोई भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोलता उस टाइम, तो उसको 2 साल की सजा सुनाई जाती थी विदाउट ट्रायल, यानी नो दलील नो वकील। ठीक है, अब दूसरी और एक इंपॉर्टेंट है होम रूल मूवमेंट। अब होम रूल मूवमेंट जानते हैं। देखो होम रूल मूवमेंट क्या है? होम रूल मूवमेंट अगर हम देखेंगे ना, ये यहाँ पे स्टार्ट की थी एनी बेसन 1960 में, और बाल गंगाधर तिलक ने। अब तिलक ने इस होम रूल के थ्रू, आपको पता होगा मराठा और केसरी लिखा है। जब हम होम रूल पे जाएंगे, हम वहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद क्या रखना है कि रोलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। किस पीरियड में? इसी पीरियड में जब आपके चेम्सफोर्ड थे, उन्होंने ये एक्ट लाया था। ठीक है, और होम रूल भी इसी पीरियड में इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है वो पुणे में स्टार्ट की गई थी 1960 में। ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। और ये सबसे बड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1990, जिसको यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। देखो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया 1919 में। क्या लाया? 1919 में। अब ये एक्ट किसने लाया, यहाँ पे जानते हैं। ये एक्ट लाया उस वक्त जो वाइसरॉय थे वो थे चेम्सफोर्ड, और उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना, वो थे आपके वो थे आपके मॉन्टेग्यू। ठीक है ना, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इसको कहा जाता है। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1919। अब जब ये एक्ट लाया जाता है ना, इस एक्ट में पहले यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस किया जाता है दायरार्ची। ठीक है, तो दायरार्ची या दायरार्की सिस्टम बोलिए, ये बेसिकली है ड्यूअल सिस्टम। यहाँ पे क्या होता था, दायरार्की क्या है बेसिकली, मैं समझाता हूँ। 2 क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी यहाँ पे 2 एडमिनिस्ट्रेटर, एक तो यहाँ पे गवर्नर और दूसरे होते थे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। अब गवर्नर के लिए यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था, एक रिजर्व्ड कैटेगरी में और दूसरा था आपका ट्रांसफर्ड कैटेगरीज में।
यानी अगर रिजर्व्ड कैटेगरीज पे यहाँ पे लॉ कौन बनाएगा? गवर्नर। और ट्रांसपोर्ट कैटेगरीज में यहाँ पे लॉ कौन बनाएगा? इलेक्टेड मेंबर्स में कौन होंगे? इंडियंस होंगे। लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरीज में वो कैटेगरीज रखे थे जहाँ पे आपका डिफेंस होता था, मिलिट्री होता था, फॉरेन अफेयर्स होते थे। तो वो दायरार्की सिस्टम है आपका यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे बाई कैमरलिज्म यानी JNK जब स्टेट था ना, तो वहाँ पे बाई कैमरलिज्म यानी यहाँ पे बाई कैमरलिज्म था JNK में। लेकिन जब UT कन्वर्ट हुआ तो अभी क्या है? यूनिकैमरलिज्म, यानी स्टेट लेजिस्लेचर भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। लेकिन अभी यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर ही है ना। तो वो बाई कैमरलिज्म कंसेप्ट कब से आता है? ये आपका 1919 से ही आता है। और दायरार्की भी आती थी। दायरार्की मीन्स सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था 2 कैटेगरीज में, किसमें? एक तो रिजर्व्ड और ट्रांसपोर्ट। रिजर्व्ड पे कौन लॉ बना सकता था? गवर्नर, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट में कौन बनाता है? ये ना आपके इलेक्टेड मेंबर्स जो इंडिया के थे, ठीक है। वो अलग से हम पढ़ेंगे जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे चमस्फॉर्ड के दौर में ये जो है लाया गया था। और हाँ, खिलाफत मूवमेंट। अब यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी, वो किसने? अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी। क्योंकि उस वक्त अगर हम देखेंगे ना चमस्फॉर्ड के दौरान, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे जो तुर्की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो तुर्की को डिफीट मिली थी। तो तुर्की में जो खिलाफत थी वो मुस्लिम खिलाफत थी, ठीक है ना। तो उसी अगेंस्ट जो है खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1920 में, वो भी इसी दौर में हुआ था, चैम्सफोर्ड के दौर में। हम जलियांवाला बाग मैसेकर को अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम इस पे आ जाएंगे। ये सबसे टॉपिक है, तो यहाँ पे हमें जानना है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट भी होती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये भी स्टार्ट होता है 1922 में। 1922 में इसको खत्म किया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन स्टार्ट करता है? गांधी जी स्टार्ट करता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब आगे जा, अब यहाँ पे हम लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड रीडिंग का जो पीरियड था वो स्टार्ट होता है 1921 से लेकर 1926, ठीक है। अब लॉर्ड रीडिंग के बारे में क्या जानना है? सबसे इंपॉर्टेंट कि रॉवलेट एक्ट आपका कौन लाता है? चमस्फोर्ड लाते हैं ना। रॉवलेट एक्ट मतलब क्या होता है? एनी पर्सन, मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड 2 years विदाउट अ ट्रायल, ठीक है ना। किसी भी पर्सन जो भी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी बोल सकता था, उसको कितने साल के? 2 साल के लिए जेल में रखा जाता था विदाउट ट्रायल, ठीक है ना। नो दिली नो कील। अब इस एक्ट को रिपील कौन करता है? इस एक्ट को रिपील आपका यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरा, मोपला रेबेलियन। अब मोपला रेबेलियन या मोबला रेबेलियन बोलिए, ये आप रिसेंटली आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो आया था कि मोबला रेबेलियन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, आया था ना, रिसेंटली आपका आया था ये। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपका स्टार्ट केरला में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली कम्युनल राइट था, ठीक है ना, रिवोल्ट था। और ये मुस्लिम पीजेंट्स ने केरला में स्टार्ट किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली आया भी। हाँ, इससे पहले मैंने इंडिगो का भी बोला था, तो इंडिगो कमेंट्स में लिखना इंडिगो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कि मैंने बोला इंडिगो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था और किसके दौर में हुआ था। तो मोपला रेबेलियन कब हुआ था स्टार्ट? ये हुआ था आपका स्टार्ट केरला में। और ये जो है मोबला रेबेलियन, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये किसने स्टार्ट किया था? ये मुस्लिम पीजेंट्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ, चोरा चोरी इंसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। चोरा चोरी इंसिडेंट देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट होती है ना 1920 में, फिर एक इंसिडेंट होता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, एक जगह है चोरा चोरी। तो वहाँ पुलिस स्टेशन चोरा चोरी वहाँ पे हुआ था। तो क्या हुआ वहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने जो पुलिस स्टेशन था ना, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो वो वायलेंट हुए थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में ऑलमोस्ट 22 पुलिस पर्सन थे, उनको जिंदा जला दिया। तो चोरा इंसिडेंट में, ठीक है ना। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा किया था गांधी जी ने बिकॉज ऑफ चोरा इंसिडेंट। अब ये आता है क्वेश्चन में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी 1920 में, उसको गांधी जी ने विड्रा किया बिकॉज ऑफ विच इंसिडेंट? तो वो कौन सा? चोरा इंसिडेंट। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस स्टेशन में जिसका नाम था, ठीक है ना। हाँ, और एक बात है, हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि रेलवे बजट को जनरल बजट सेपरेट किया गया था 1924 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी जो थी वो स्टार्ट की थी मोतीलाल नेहरू ने, CR दास ने और बाकी लीडर्स ने। वो भी किस पीरियड में? 1925 में, लॉर्ड रीडिंग के दौर में। और कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी MN रॉय स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, MN रॉय, क्योंकि पूरे दुनिया में उस वक्त लेनिन ने, या रशिया की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, बाकी कंट्रीज़ की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी का दौर था। तो यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत होती है। और करते कौन है? MN रॉय 1925 में, ठीक है। तो ये था लॉर्ड रीडिंग के बारे में। आगे जाए, यहाँ पे जानेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में। देखो, लॉर्ड इरविन का अगर हम दौर देखेंगे वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन का जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था। और लॉर्ड इरविन के इस पीरियड में सबसे पहले हम साइमन कमीशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? साइमन कमीशन। देखो, साइमन कमीशन यहाँ पे आया था, या साइमन कमीशन बेसिकली एक कमीशन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, एक, या यूं कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं यहाँ पे। तो पहली बार जो स्टेप लिया गया था ना फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के, वो किस थ्रू लिया गया था? साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन में आपके टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने थे? अच्छे से समझ लेना, 7 मेंबर्स थे। और 7 मेंबर्स वाइट थे। लेकिन जब
यहाँ पे साइमन कमीशन पहुंचा ना 1928 में यहाँ पे पहुंचता है इंडिया में। तो यहाँ पे इंडियंस कहते हैं गो बैक साइमन, यानी हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें तो इंडियन का लीडर ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स बन रहे हैं किन के लिए? इंडियंस के लिए। लेकिन इंडिया का मेंबर तो होना चाहिए ना साइमन कमीशन में, है ही नहीं कोई। सारी वाइट ही वाइट है, वाइट ही गोरी ही गोरी है सारी, यानी 7 मेंबर तो वाइट ही है। तो यहाँ से क्या होता है, गो बैक साइमन के नारे लगते हैं इंडिया में वो। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे लाला लाजपत राय जो होते हैं, जिसको कहा जाता है लायन ऑफ पंजाब, तो वो जख्मी होते हैं और फिर वो मर जाते हैं, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन भी स्टार्ट हुआ किसके पीरियड में? लॉर्ड इरविन के पीरियड में। उस वक्त जो वायसरॉय थे वो थे आपके लॉर्ड इरविन, ठीक है। हाँ, अब देखो साइमन कमीशन आपने जाना, अब है लॉर्ड इरविन पैक्ट। ये लॉर्ड इरविन पैक्ट क्या है ये गांधी इरविन पैक्ट क्या है ये समझ लेते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है। देखो, इससे पहले गांधी इरविन पैक्ट से पहले होती है आपकी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या होती है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है स्टार्ट 1930 में। पहले गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी की होती है 1930 में। नॉन कॉपरेशन का 1920 से लेकर 1922 चोरा चोरी इंसिडेंट से विड्रा किया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है ना, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है। गांधी जी पहले लेटर लिखते हैं, उसमें 12 पॉइंट्स लिखते हैं, 12 डिमांड्स लिखते हैं, और वहाँ उनको बोलता है कि 12 मार्च तक 12 मार्च लिखते हैं, शायद 13 मार्च तक जो है ये 12 डिमांड जो है पूरी होनी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कोई डिमांड पूरी नहीं करता। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस ये शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम से लेके जाते हैं, फिर दांडी मार्च, वहाँ पे ये साल्ट लॉ ब्रेक करते हैं, वो होती है आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के लिए, रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, वही है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। वही है आपका गांधी इरविन पैक्ट। फिर गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब भी साल्ट लॉ ब्रेक करता है, फिर इसको कॉल ऑफ करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपने जाना कि गांधी इरविन पैक्ट किसके बीच में? गांधी जी और इरविन के बीच में। किसके लिए? कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया जाए। साइमन कमीशन भी आपने जाना, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट जो होते हैं ना, अब नेहरू एक रेजोल्यूशन पास करता है, मोतीलाल नेहरू, तो वो रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कहलाता है। और साथ ही साथ उसके बाद जिन्ना आपने 14 पॉइंट्स देता है यहाँ पे, यानी उसमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करता है और मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करता है। कौन से? जिन्ना 14 पॉइंट्स। और यहाँ पे पूर्णा स्वराज जवाहरलाल नेहरू के दौरा जो है वो स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब ये था लॉर्ड इरविन के बारे में। अब आगे जाए, हाँ, अब यहाँ पढ़ेंगे लॉर्ड विलिंगडन के बारे में। तो अभी आप किसके बारे में पढ़ रहे थे? आप लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ रहे थे। अब लॉर्ड इरविन के बाद आपके और एक वाइसरॉय आते हैं, और वो कौन भाई साहब आते हैं आके? वो आते हैं आपके लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन का पीरियड कब स्टार्ट होता है? 1931 से लेके 1936 आपके यहाँ पे लॉर्ड विलिंगडन जो है वो आते हैं। अब लॉर्ड विलिंगडन जब आते हैं ना यहाँ पे, तो सबसे पहले वो एक एक्ट लाते हैं जिसके लिए लॉर्ड विलिंगडन फेमस है, वो है आपके गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। देखो, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी डायरार्की सिस्टम कब स्टार्ट हुई थी? डायरार्की सिस्टम आपका जब चैम्सफोर्ड थे, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 में। डायरार्की सिस्टम में क्या थे? डायरार्की सिस्टम में आपके वहाँ पे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था 2 कैटेगरीज में। एक तो आपका रखा गया था रिजर्वर्ड, जिसमें गवर्नर्स लॉ बनाएगा, और दूसरा रखा गया था आपका ट्रांसपोर्ट, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स बनाएंगे। अब डायरार्की सिस्टम को वो मगर प्रोविंसेस पे डायरार्की थी, डायरार्की सिस्टम को प्रोविंस पे खत्म किया गया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सेंटर पे। ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935, ठीक है। अब क्वेश्चन कल आएगा कि डायरार्की सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1913 में। बाइकैमरिज्म कब स्टार्ट किया गया? 1931 में। डायरार्की कब खत्म किया गया प्रोविंसेस में? 1935 में। डायरार्की को कब स्टार्ट किया गया सेंटर पे? तो वो है आपका 1935, ठीक। अब हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया गया 1935 में। हाँ, और एक पैक्ट है पूना पैक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट था गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। एक पैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 1932 में, और हायर क्लास हिंदू लीडर जो थे ना उनके बीच में। इंपॉर्टेंट है ये। तो किस पे? रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर डाउन ट्रोडन क्लासेस इन द असेंबली ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी रिजर्वेशन रखी जाए किन के लिए? देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ना, वो लड़ रहे थे किन के लिए? वो लड़ रहे थे जो दलित्स थे उनके लिए लड़ रहे थे, या यूं कहे डाउन ट्रोडन क्लासेस जो थे ना इंडिया के, उनके लिए लड़ रहे थे। तो इस बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक पैक्ट होता है। पैक्ट मतलब ये होता है एग्रीमेंट, किसके बीच में? डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है ना। तो वही है आपका पूना पैक्ट। ये कब हुआ था? 1932 में। हाँ, और सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखो अगर हम देखेंगे ना, ऑलमोस्ट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी लंदन में। तो फर्स्ट जब हुई थी ना, वो हुई थी आपकी 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड जो हुई थी ना, वो 1931 में हुई थी, और थर्ड जो हुई थी ना, वो 1932 में हुई थी। अब ओनली सेकंड जो थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, अभी हम जानेंगे लॉर्ड लिनलिट गो के बारे में। अगर हम देखेंगे लॉर्ड लिनलिट गो का पीरियड रहता है 1936 से लेके 1944, यानी लॉन्गेस्ट
वाइस रॉय ऑफ इंडिया रहे हैं आपके लॉर्ड लिनलिथ गो। अब लॉर्ड लिनलिथ गो जब आते हैं ना, इसके दौर में यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन यहाँ पे आता है, उसके हेड होते हैं बेसिकली स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इसीलिए उसका नाम रखा दिया जाता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था बेसिकली, ये एक 1942 में इंडिया में आता है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में ये जो ब्रिटिश थे ये बेसिकली चाहते थे कि हमें सपोर्ट मिले इंडिया का इन सेकंड वर्ल्ड वार। देखो 1942 में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हमें किसका सपोर्ट मिले, इंडिया का सपोर्ट मिले, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उस वार में इन्वॉल्व थी। तो अब क्या हुआ था, अब ये हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ लालच दी इंडिया को कि हम आपको डोमिनेंस स्टेट्स देंगे, साथ ही साथ आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करेंगे क्रिप्स मिशन में, और बदले में आप क्या करोगे, आप हमारी मदद करोगे सेकंड वर्ल्ड वार में। तो वो था आपका क्रिप्स मिशन। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट की स्टार्ट जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट होती है वो स्टार्ट होती है 1942 में। स्टार्ट कौन करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके गांधी जी। मास मूवमेंट, सबसे बड़ी मूवमेंट जो है ना इंडिया में वो थी ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि क्वाइट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू आई डाई, करो या मारो। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे आराम से, लेकिन यहाँ पे आप लॉर्ड लिनलिथ गो के बारे में सिर्फ ये जानना है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय रहे इंडिया के। क्रिप्स मिशन इसके दौर में आया था। हाँ, क्वाइट इंडिया मूवमेंट इसके दौर में स्टार्ट हुई थी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जिसको कहा जाता है नेताजी, नेताजी उसको बोलते हैं ना, सुभाष चंद्र जी ने क्या फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो 1932 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एस्टेब्लिश किया था। और सुभाष चंद्र जी बोस ने क्या किया था, उसने एक आर्मी बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी जो भी आर्मी है ना इंडियन नेशनल आर्मी, ये सुभाष चंद्र बोस ने ही इस्टेब्लिश की थी। उसको कहा जाता था उस टाइम आज़ाद हिंद फौज, टू फाइट फॉर द फ्रीडम के लिए। ठीक है, हाँ। और एक इंपॉर्टेंट अगस्ता ऑफर लाया गया था 1940 में। इसका मकसद था यही कि डोमिनेंस स्टेट्स और साथ ही साथ इंडिया का हमें वर्ल्ड वार के लिए अगर इंडिया वर्ल्ड वार सेकंड में हमें सपोर्ट करेगी तो डोमिनेंस स्टेट्स हम इनको प्रोवाइड करेंगे। वो क्रिप्स मिशन में भी था वो क्लास और इसमें भी था वो क्लास। ठीक है, तो ये थे आपके लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड वेवल के बारे में देखो, लॉर्ड वेवल का पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ था 1944 से लेकर 1947। अब लॉर्ड वेवल के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट जानना है वो देख। सबसे पहले कैबिनेट मिशन यहाँ पे लाया जाता है 1946 में। यानी कैबिनेट मिशन इसीलिए लाया जाता है कि टू ट्रांसफर द पावर टू इंडियंस, यानी इंडिया को आज़ादी देना, इसके लिए एक यूनिफाइड नेशन को क्रिएट करना, वो था आपका कैबिनेट मिशन। पावर ट्रांसफ़र करना किन को, मतलब पीसफुली पावर ट्रांसफ़र करना इंडिया को। ठीक है, यानी इंडिया को आज़ादी देना, वो था कैबिनेट मिशन का प्लान। और कैबिनेट मिशन से आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो उसकी शुरुआत होती है इंडिया में। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे ना, जो यहाँ पे क्लेमेंट एटली थे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे, उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया कब, जब लॉर्ड वेवल थे उन्होंने डिक्लेयर किया और उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है वो एंड हो जाएगा कब तक, 1948 तक, ये उन्होंने कहा था। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखा गया कि बंगाल फेमाइन भी यहाँ पे देखा गया, किसके दौर में, लॉर्ड वेवल के दौर में। तो लॉर्ड वेवल के दौर में आपको क्या याद रखना है कि कैबिनेट मिशन लाया गया था इसलिए कि पावर ट्रांसफ़र किया जाए इंडिया को, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया को क्या किया जाए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए और एक यूनिफाइड नेशन जो है वो क्रिएट किया जाए। और उस वक्त जो क्लेमेंट एटली थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इंडिया को आज़ादी की मिलेगी कब तक, 1948 तक। और बंगाल फेमाइन ये किसके दौर में था, लॉर्ड वेवल के दौर में था। पढ़ना है लॉर्ड माउंटबेटन, ये है आपके लास्ट वाइसरॉय, यानी यहाँ से आपका एंड होता है वाइसरॉय का। बहुत ही आपने देखे कि बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। हाँ, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये रहे थे आपके वाइसरॉय 1947 से लेकर 1948 तक। नो डाउट इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन ये रहे आपके 1948। तो ये आपके तो फिर लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनते हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनते हैं, क्योंकि इंडिया आज़ाद कब हुआ ना, 15 अगस्त 1947 में। तो उस वक्त भी आपके कौन गवर्नर जनरल थे, यही भाई साहब थे ना। तो ये तो एक तो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते है ही है, और भी और क्या बनते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, ये एक एक्ट लाते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, एक एक्ट लाते हैं। जब ये एक्ट लाते हैं तो वहाँ से डिवाइड क्या करते हैं, वहाँ से ये डिवाइड करते हैं सेपरेट स्टेट्स, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, और जना जो है, जना और लॉर्ड माउंटबेटन रेस्पेक्टिवली क्या बन जाते हैं, एज रेस्पेक्टिव गवर्नर जनरल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आती है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जो था ये इसी का था, लॉर्ड माउंटबेटन का ही था, जिसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, प्रपोज पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया जो होती है ना, वो होती है 3 जून को। इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग
दो कंट्रीज़ बन जाते इसी माउंटबेटन प्लान में। अब कल क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किस प्लान के तहत हुआ था? वो हुआ था माउंटबेटन प्लान के ही तहत, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन रहे थे? आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट वाइस राय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब ये क्या करना है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लिखना है, नोट डाउन करना है, 2-3 बार आप करो, आराम से आपका हो सकता है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट था फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप 2-3 बार इसको रिवाइज करो और 2-3 बार नोट डाउन करो, तो आराम से ये हो सकता है। और आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।